हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो पार्ट है उसको आज शुरू करते हैं। उसका नाम है पदार्थ, धातु एवं अधातु। पार्ट का जैसा नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। यानी इस पार्ट के अंदर जो पढ़ेंगे वो पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ दो तरीके के, धातु और अधातु। अब ये जो पार्ट है वो अगले ये धातुओं के, अधातुओं के भौतिक गुण, धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण और धातु और धातुओं के उपयोग, इसी के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं 4 पॉइंट। पहला जो अपना पॉइंट है धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। तो पहला अपना पॉइंट है धातु और अधातुओं के भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक यानी ऐसे गुण जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, ऐसे गुणों को क्या कहते हैं? भौतिक गुण। तो पहला जो भौतिक गुण है वो है कठोरता। कठोरता यानी हार्डनेस, कोई पदार्थ कितना कठोर है। तो ये जो गुण है, अभी ये जो सारे गुण चलेंगे ये किसके होंगे? सिर्फ धातुओं के। किन के होंगे? ये सारे जो गुण हैं वो धातुओं के हैं। पहला जो है कठोरता, चमकीले। तो धातुएं जो कैसी होती हैं? चमकीली यानी ब्राइट। इसके बाद जो है आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय यानी अगर इन्हें हम चोट करेंगे तो फैल जाती हैं, मतलब आघात से क्या, आघात करने पर फैल जाती हैं। अगला है तन्य। तन्य यानी इन्हें खींचकर तारों के रूप में बनाया जाता है, यानी ये खींची जा सकती हैं। ये सारे गुण धातुओं के चल रहे हैं। अगला है ध्वनिक यानी रिंगिंग। जब धातुओं को पीटा या तारों में बदला जाता है तो इनमें ध्वनि भी उत्पन्न होती है। अगला है ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक। जो धातु हैं वो ऊष्मा और विद्युत दोनों की कैसी होती हैं? सुचालक। तो ये सारे गुण क्या हैं? धातुओं के हैं। अब इसी के अंदर इसमें लिखना भूल गए हैं, अधातुओं के गुण भी होते हैं। अधातुओं के गुण इनके जस्ट विपरीत होते हैं। ये कठोर होती हैं, ये कैसी हैं? भंगुर। ये कैसी होती हैं? भंगुर। ये होती हैं भंगुर। भंगुर। और ये चमकीली होती हैं, जबकि ये चमकीली नहीं होती हैं। ये चमकीली नहीं होती हैं। आघातवर्धनीय भी नहीं होती, यानी इन पर आघात करने पर क्या, टूट जाती हैं। तन्य भी नहीं होती, यानी इन्हें खींच कर तारों के रूप में भी नहीं बनाया सकता। ध्वनिक यानी रिंगिंग भी नहीं होती हैं। ऊष्मा की सुचालक भी नहीं होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की। जिसके जस्ट अपोजिट गुण कैसे हैं? अधातुओं के। चलिए, तो इसके बाद हैं, ये तो कैसे गुण हो गए? भौतिक गुण। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक गुण में हम पढ़ेंगे अब पहला जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया, कि जो धातु और अधातु हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो पहले हम जो है धातु की देख लेते हैं। धातु जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड। और ये जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। जब अधातुओं के जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति होते हैं। कैसी प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के। तो इन दोनों के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जो धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है वो देख लेते हैं। तो धातुओं की ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया है वो एक तो कॉमन जो सबसे अभिक्रिया है वो Mg प्लस O2 इजिकल टू MgO। यानी मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराई जाएगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसकी जो प्रकृति होगी कैसी होगी? क्षारीय। क्यों? क्योंकि इसकी ये जो क्या है? धातु, और ये क्या है? ऑक्सीजन। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। तो ये तो हमारा उदाहरण हो गया धातु का। अभी अगला जो अपना उदाहरण है वो अधातु। अधातु में हम ले लेंगे जैसे अधातु की अभिक्रिया सल्फर के साथ, सल्फर प्लस O2 यानी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। या सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, यानी सल्फर की अभिक्रिया यानी अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा? अधात्विक ऑक्साइड। इसकी प्रकृति जो होगी? अम्लीय। तो पहले हमारी जो अभिक्रिया है वो किससे हो गई? ऑक्सीजन से। अगला जो है जल से अभिक्रिया। धातु जो है जल से बहुत तीव्र अभिक्रिया करें, इसका उदाहरण है सोडियम। सोडियम जो है
उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, जिससे कि आग ना पड़ ले, क्योंकि ये जल से ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया करता है। और सोडियम ही ऐसी एक धातु है जिसे चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। सोडियम और आपका वो क्या नाम है, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातु हैं जिन्हें चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों अपवाद हैं। और तीसरा अपवाद आपका मरकरी, Hg। ये है तो तीनों धातु, लेकिन इन दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। और ये रूम टेम्परेचर कैसी होती है, द्रव अवस्था में होती है। ये अपवाद भी पढ़ लिए। और जल से अभिक्रिया भी पढ़ ली। जल से अभिक्रिया धातु करती हैं। जल से अभिक्रिया आप देखेंगे तो लोहा भी कर लेता है, मतलब जल वाष्प से धीमी धीमी, जब भी तो उस पर जंग लग जाती है, यानी आयरन सभी। लेकिन जो आयरन के साथ अभिक्रिया होती है वो बहुत ही धीमी होती है, यानी अत्यधिक मंद होती है। लेकिन जो सोडियम के साथ होती है वो अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया होती है। इसके बाद अधातु जो हैं वो जल से अभिक्रिया बहुत कम करते हैं या करते ही नहीं हैं। जब इसीलिए तो जो फास्फोरस है उसे किस में रखा जाता है, जल में। फास्फोरस को किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, क्योंकि ये भी बहुत सक्रिय अधातु है। ये सक्रिय कैसी है, अधातु। लेकिन सक्रिय धातु पूछे तो वो क्या है, सोडियम। इसके बाद देखेंगे हम अगला जो अम्लों से अभिक्रिया, यानी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो धातु हम ले लेते हैं सोडियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल हो गया, होगी धातु। तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2। तो इससे क्या होगा, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, के लिए अगर हम जलती हुई मोमबत्ती किसके पास ले जाएंगे तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं, पॉप ध्वनि। तो जो पॉप ध्वनि है वो किसके परीक्षण काम आती है, हाइड्रोजन के परीक्षण में। ठीक है। इसी प्रकार जो अधातु जो हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया बहुत कम दर्शाती हैं। जो धातु हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया बहुत कम दर्शाती हैं। इसी में आगे देखेंगे अगर यहाँ पे क्षारों से अभिक्रिया, तो सभी धातुएं सेम टाइप से नहीं करती, मतलब आपकी किताब में दे रखा है लेकिन सभी नहीं करती। अब एक उदाहरण दे रहे हैं, धातु एल्यूमिनियम प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके जो प्रोडक्ट होने का वो है NaAl2, अरे क्या है, Na रह गया, NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन, यानी ये क्या बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा, ये साल्ट, क्या बनेगा, साल्ट। और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। यानी जब धातु चाहे वो अम्ल से अभिक्रिया करे चाहे वो क्षार से, दोनों ही कंडीशन में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का निकलने का वो परीक्षण अभी बता दिया था, क्या, पॉप ध्वनि परीक्षण। और इसका जो नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है। ये हमारी किसके, और जो अधातु हैं वो क्षारों से अभिक्रिया बहुत जटिल है या फिर बहुत कम मात्रा में ही शो करती हैं। इसके बाद देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया जो है अपने आप में एक अलग अभिक्रिया है। विस्थापन का मतलब है हटाना, यानी ये जो अभिक्रिया है उसमें हटाने की चीज़ें जो है ज़्यादा होंगी। जैसे ये बुक का एग्जाम ले लेते हैं, CuSO4 प्लस Zn। तो Zn जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है और जो कॉपर है वो सक्रियता श्रेणी में नीचे आता है। तो इस वजह से जो Zn है वो कॉपर को अपने स्थान से हटा देगा, तो यहाँ अभिक्रिया आ जाएगी ZnSO4 प्लस Cu। इस तरीके से क्या होगी, प्रतिविस्थापन अभिक्रिया। और जो सक्रियता श्रेणी है उसे एक बार देख लेते हैं थोड़ा। तो पहले नंबर पर जो है वो क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन और आपका लेड, हाइड्रोजन के बाद आप क्या कहते हैं, कॉपर, चांदी यानी सिल्वर, सोना गोल्ड, और लास्ट में
प्लेटिनम। तो ये घटता हुआ क्रम है, यहाँ से ये घटता हुआ है, लास्ट में ये है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कॉपर यहाँ है और जिंक यहाँ था अभी, तो कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, तो अभी जो कॉपर है वो किसने विस्थापित कर दिया था, जिंक ने। तो इस तरीके से जो सक्रियता श्रेणी काम करती है विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत। विस्थापन का मैंने पहले बता दिया, हटाना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो सक्रियता श्रेणी है वो हो गई पूरी, और अभिक्रिया भी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला देखते हैं, अपना अगला जो पॉइंट है वो है, हाँ ये मैंने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दी, ऑक्सीजन के बाद जल से अभिक्रिया, जल के बाद अम्लों से अभिक्रिया करा दी है, अम्लों के बाद क्षारों से अभिक्रिया, और अगला जो अपना पॉइंट ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया करा दी है। अगला पॉइंट है अपना धातु और अधातुओं के उपयोग। ये उपयोग कहाँ आती है, ये धातु हैं, अधातु हैं, ये सारा उपयोग कहाँ होता है इन सबका। तो इन सब का उपयोग हमारी डेली लाइफ में होता है। तो यहाँ देखो ये लास्ट में, ये पहले कुछ और पढ़ लेते। तो पहले देख लेते हैं कुछ धातुओं के उपयोग। जैसे धातु आयरन, आयरन है, लोहा, लोहा तो सभी ने देखा होगा। तो इसका तो सीधा सीधा इसका तो उपयोग क्या है, सभी जगह जितने हमारे मोटर वाहन हैं, जितने भी एरोप्लेन वगैरह हैं, उनमें लोहे का। और आपने और कॉपर, यानी कॉपर को क्या कहते हैं, तांबा, तांबा देखा होगा। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं उनमें तांबे का उपयोग किया जाता है, जितने भी वायर्स वगैरह हैं उनमें भी कॉपर के बाद। और इनके अलावा जैसे आपने क्या देखा होगा, सोडियम। सोडियम का देखा नहीं होगा, लेकिन सोडियम का ही धातु है, इसके बारे में अभी बताया था चाकू से काटने वाली। हाँ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बर्तन देखे होंगे, ये क्या है, धातु में सारी, एल्यूमिनियम है। ये धातु के उपयोग हो गए, धातु के उपयोग। और इन्हें रेलगाड़ी वगैरह सभी बॉयलर, और ये सारे क्या हैं, धातु, ये धातु हैं। इसके बाद जो अधातुओं के उपयोग हैं वो भी देख लेते हैं। अधातु जैसे ऑक्सीजन, सबसे इम्पोर्टेंट, ऑक्सीजन क्या है, अधातु। इसे हम क्या श्वसन में प्रयोग करते हैं, सभी जानते होंगे ऑक्सीजन को। तो और क्या है आपकी, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या है, अधातु है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है। एक पार्ट हमने पढ़ा था उर्वरक, उर्वरकों को बनाने में, यानी उर्वरकों में जो होती है नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, जो कृत्रिम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगली धातु है क्लोरीन, क्लोरीन का उपयोग किसमें किया जाता है, आगे आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण में, है, जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगला आपका धातु आयोडीन। आयोडीन जो इसका उपयोग, इसका कार्य जो कैसा होता है, बैगनी, कैसा होता है, बैगनी। और उसका उपयोग किसमें किया जाता है, एंटीबायोटिक के बारे में हमने पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, या मान लें बच्चों के लिए, एक है सल्फर और फास्फोरस। इन दोनों का उपयोग किसमें किया जाता है, पटाखों में जो रंग बिरंगी चिंगारी होती है वो किसकी वजह होती है, सल्फर और फास्फोरस की वजह से। तो ये क्या हो गया, धातुओं के उपयोग, धातु और अधातु दोनों के उपयोग। लास्ट में एक ये दे रखा है पैराग्राफ, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें आपके तत्व के बारे में रखा है, तत्व क्या है। तो ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होती हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। अब यदि हम कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा गर्म कर अथवा विद्युत अपघटन द्वारा अधिक विघटित नहीं किया जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं, तत्व। यानी कोई भी रिएक्शन यानी अभिक्रिया करके, विघटित यानी तोड़ के, कुछ भी करके अगर उसे फर्दर और आगे नहीं तोड़ा जा सकता, तो वो जो स्टेज है क्या कहलाती है, तत्व। सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व हैं। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जो तत्व है ना, उसके जितने भी परमाणु हैं वो एक ही मटेरियल के बने होंगे। परमाणु तत्व का सबसे छोटी इकाई है, और तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु, एटम। परमाणु जो है तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु प्रभावित रहते हैं, यानी इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी प्रभावित होगी, लेकिन परमाणु का कोई असर नहीं पड़ेगा। पर उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस हो, अथवा वाष्प सल्फर का परमाणु के समान होता है। यानी अगर सल्फर ले लें, तो अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड है, यानी ठोस है, और द्रव है या फिर द्रव है, तो दोनों ही रूपों में जो, इसे मिटा लेते हैं, अब लिखते हैं, ये सल्फर है, अगर ये ठोस है और एक इसकी प्रावस्था कैसी है, द्रव, तो इनके दोनों ही केसों में जो इसके परमाणु हैं वो सेम रहेंगे, चाहे इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो कैसी हो, ठोस हो या फिर द्रव। तो इसी में यही समझाना चाह रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। तो प्राकृतिक रूप से तत्व पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है, 94। धातुओं, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों के एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं, शेष तत्व या तो अधातु हैं या फिर उपधातु। तो अब उपधातु, जो धातु जिनमें थोड़े बहुत धातुओं गुण और थोड़े बहुत अधातुओं गुण, तो उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु। उपधातु धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण रखते हैं। तो यही बात अभी हमने बोली थी, जो उपधातु हैं वो कैसे गुण रखती हैं, धातु और अधातु में दोनों गुण रखती हैं। तो इस तरह अपना जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।